इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कुमारिन ने कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमारिन ने कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुमारिन ने कहा, मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाच से माटी ने कहा, तुम्हारा तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। मिट्टी से मंगल कलश भी बनता है और मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। मंगल कलश स्वयं भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। वह कुमार माटी से चिलम बनाने का काम कर रहा था, लेकिन देखा लौंदा थोड़ा बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक कलश का आकार दे देते हैं। और जैसे ही उसको कलश का आकार दिया, माटी ने तपाच से कहा, मेरा तो पूरा संसार ही बदल रहा है। आज का यह शिक्षक दिवस, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक दिन तो शिक्षक मान लो और बाकी दिन उनकी बात ही नहीं माने, बाकी दिन उनको गुरु ही नहीं माने, ऐसा तो नहीं है ना। 365 दिन हमारे लिए वो गुरु हैं, वो पूज्य हैं, वो आदरणीय हैं। उनका सम्मान हमें हमेशा करना है, क्योंकि उनके द्वारा हमें शिक्षा मिल रही है। लेकिन ये डे संस्कृति बाहर से आ गई, फादर डे, मदर डे, अन्य अन्य डे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस निमित्त से कम हम गुरुओं का सम्मान कर पाते हैं। इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा। भगवान महावीर स्वामी का यह अनेकान का सिद्धांत है, हम हर चीज में अच्छाई देखें, बुराई नहीं। बुराई देखेंगे तो बुराई नजर आएगी और अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई नजर आएगी। इसलिए आज यह शिक्षक दिवस मना रहे हैं और हमने इसका अभी बार बार कह रहे थे कि हमारे महाराज जी की बहुत इच्छा थी। मतलब आपकी इच्छा नहीं थी क्या? ये तो बोलो अंतिम सर, क्यों? सबकी इच्छा थी, सभी चाहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा विशेष आग्रह इसलिए था क्योंकि हमारे दादा गुरु शिक्षक रहे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो विद्यासागर जी महाराज के गुरु थे। और आचार्य श्री जी वो एक एक पल, एक एक, जिनकी मूक माटी के बारे में भी आप सुन रहे थे, ऐसे अनेकों ग्रंथों का सृजन किया। और उनके गुरु ने तो जयोदय, वीरोदय, दयोदय आदि महाकाव्यों की रचना की है, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज। और वो भी अल्पता में, जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, उस समय बनारस में जाकर वो पढ़े और गंगा के घाट पर गमछा बेचकर पैसा कमाते थे और अपना अध्ययन अपने बलबूते पे किया। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अदुक्ख भावितम ज्ञानम दुक्ख छन्निदो क्षीयते। जो सुख में ज्ञान अर्जन किया जाएगा, सुन रहे हो बच्चों, वो कपूर की भांति उड़ जाएगा। इसलिए अभाव में जो ज्ञान आपने देखा होगा, चाहे कलाम जी हो और चाहे मोदी जी हो, इनके पास में बहुत पैसा नहीं था, अभावग्रस्त थे, लेकिन अभाव में भी उन्होंने सद्भाव की खोज की और अपने ज्ञान को उस उन्नत स्तर तक लेके गए। इसलिए कभी ऐसा न समझे कि हमें सारी सुविधाएं मिलें, ये सुविधाएं तो हमारी दुविधा का कारण बन गया। आज उत्तम संयम के दिन मैंने कहा था कि सुविधाओं का त्याग करेंगे तभी हम संयम ग्रहण कर पाएंगे। आप देखिए, राजा राम अयोध्या के राजा होने के, राजकुमार होने के बाद गुरुकुल में अध्ययन किए, और जो अन्य
सखा थे, वो जो काम करते थे वैसे ही ये भी काम करते थे। श्री कृष्ण गुरुकुल में अध्ययन किए और उन आश्रम में, गुरुकुल में जैसे अन्य जैसे सारे विद्यार्थी थे, ये अपना अहंकार नहीं छोड़ते थे। नहीं, मैं, हाँ, दुर्योधन कोई होगा, वो जरूर बोलेगा मैं राजा का बेटा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन गुरुजी यही समझाते थे, आप अभी आश्रम में हैं, आप अभी गुरुकुल में हैं, आपको यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार चलना होगा, आपके यहाँ की नियमावली के अनुसार चलना होगा। तो मैं बात कर रहा था कि आज का विषय है अपना शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। आज शिक्षा का क्या स्तर है और उसके द्वारा राष्ट्रीय विकास में हम कितना योगदान दे रहे हैं, ये आप अपने आप में झांक कर देखें। राष्ट्र का विकास हो रहा है या राष्ट्र का विनाश हो रहा है? आज की शिक्षा पद्धति को आमूल चूल बदलना होगा। आचार्य श्री जी ने विधानसभा में प्रवचन किया, जब पूरी कैबिनेट के साथ में एक तरफ शिवराज जी अपने पूरे सदस्यों के साथ बैठे हैं, तो दूसरी तरफ आचार्य विद्यासागर जी जो हमारे गुरु जी हैं, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में, पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, हम शिष्यों के साथ में बैठे हुए हैं। और उस समय उन्होंने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली को, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होगा, लॉर्ड मैकाले जो 1835 में भारत आया, उस समय हमारे यहाँ 7 लाख गुरुकुल थे और 1835 के बाद 1857 तक जाते जाते उसने जो यहाँ की अध्ययन कर लिया भारत का, कि जब तक भारत की रीढ़ जो शिक्षा है उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम भारत को गुलाम नहीं। आप इतिहास तो पढ़ो, इतिहास पढ़ेंगे, आपको दिया है हमने इसमें, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज सबके उसमें हैं। और उसके साथ में ही आचार्य ज्ञान सागर जी की पवित्र मानव जीवन या हमारी मातृभाषा, ऐसी पुस्तकें। गुरुजी, हमारे गुरुजी बार बार एक ही बात कहते हैं, जब तक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम भारत को उन्नत नहीं बना सकते। अरे भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है। हमें दूसरे की ओर नहीं देखना है, हमें अपनी ओर देखना है। हमारे पास वह सब कुछ है, लेकिन होता क्या है, एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर का बच्चा सियारों की टोली में जाकर पालित हो गया। वहां वो पला और बड़ा। जैसे सियार सड़ा गला मांस खाते, वैसे ही वो उसका भोजन हो गया। और जैसे हु की भाषा वो सियार चिल्लाते हैं, ऐसे ही वो भी बोलने लगा। एक दिन एक कद्दावर शेर, बूढ़ा शेर उधर से गुजरा, उस सारे के सारे सियार भागने लगे। अब वो जो युवा शेर था, जो अब बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया था, वो भी भाग रहा था। इतने में देखा, इस शेर को तो मेरा मुकाबला करना चाहिए और ये मुझे देख के भाग रहा है, क्या बात है, मामला क्या है? उसने उसको आवाज दी, रुको, ठहरो, तुम 1 मिनट, तुम शेर हो। बोले मजाक मत करो, मैं शेर वेर कुछ नहीं, मैं तो भैया सियार हूं और अभी आप मुझे अपना भक्षण बना लेंगे। सुनो, चलो मेरे साथ में। और लेके गया नदी के किनारे, और नदी के किनारे ले जाकर उसको बताया, बोल तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क है? बोले फर्क तो नहीं है। एक जोर की दहाड़ उस कद्दावर शेर, बूढ़े शेर ने लगाई। इधर इसके भीतर का शेर भी जागा और उसने भी अपने भीतर से जो हु की भाषा थी उसको छोड़ा और एक दहाड़ लगाई, सारे के सारे सियार भाग गए। भारत की भी यही दशा बन रही है। उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ उड़ जा। हाइकू है आचार्य श्री जी का, उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ
ऊर्जा। हाइकू क्या है थोड़ा सा आपको बता दूं कि 17 अक्षर की एक कविता होती है। इसमें मात्राओं का ध्यान नहीं रखना है, केवल 5 अक्षर शुरू में, 7 अक्षर बीच में और 5 अक्षर लास्ट में। इन 17 अक्षर में पूरा का पूरा राज छिपा हुआ है। हमने अपने उस इतिहास को खो दिया है, उसको बस वापस लाने की जरूरत है। हमारी यहां पर इतिहास जो होता है वो जोड़ता है और विज्ञान जो होता है वो तोड़ता है। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, नरेश भाई से भी हम बोल दें, थोड़ा सा पीछे बैठे। एक तो सभा में सामने बैठना चाहिए ना, पीछे बैठे हुए तो हम पीछे गर्दन करके सुनाएं क्या? सुनाना तो इन्हीं लोगों को है ना। हाँ, तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि जो इतिहास है वो हमारा बहुत स्वर्णिम रहा है। थोड़ा बहुत चुभेगा, लेकिन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो ऑपरेशन तो करना पड़ता है ना। अब वो अरे बारे करता है क्योंकि वहां चीरा फाड़ी करनी पड़ती है। और वो चीरा फाड़ी हमारा वो एलोपैथी इलाज नहीं है। आप एलोपैथी में थोड़ा थोड़ा ऊपर मलहम लगा दो और पेन किलर ले लो और पेन किलर के माध्यम से उस दर्द को दूर कर लो। थोड़े दिन बाद में वो फोड़ा गैंग्रीन बन जाता है। अब पाँव में काटना पड़ेगा। वो तो पाँव नहीं, आप तो थोड़ा सा बस हमारा उंगली काट लो, ऐसा कोई काम नहीं। थोड़े दिन और यदि उसको रखेंगे तो पूरे शरीर में ही जहर फैल जाता है और पूरा शरीर ही विषाक्त हो जाता है। तो इसलिए शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। अभी जो वर्तमान में जो मोदी जी ने 5वीं कक्षा तक शायद शिक्षा नीति जो अपनाई है, उसमें आचार्य श्री जी के उन सूत्रों को आपको बताएं। इसरो के वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन वो आए गुरुजी के पास में डोंगरगढ़ में और 3-3.5 घंटा लगातार गुरुजी ने समय दिया और सारी शिक्षा नीति वहां पर उनके चरणों में बैठकर तय की गई कि इस प्रकार से किस प्रकार से हम आने वाली, क्योंकि आचार्य श्री जी ने फिर एक हाइकू दिया आज की शिक्षा नीति पर कि विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे तभी हम ढोर हैं। विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे तभी हम ढोर हैं। ढोर जैसे होते हैं वैसे इसको ढोना कहां से ये नहीं होगा। आप जो हमारी मातृभाषा है उस मातृभाषा में हमारे जो विचार होंगे वो हम जो व्यक्त कर पाएंगे। दूसरी भाषा को सीखना पड़ता है, मातृभाषा माँ के पेट से सीख के आते हैं। मातृभाषा माँ के पेट से सीख के आते हैं, लेकिन दूसरी भाषा या विदेशी भाषा क्या उसके माध्यम से आचार्य श्री जी कहते हैं, अभी बोल रही थी कि मूठ माटी के ऊपर कि आचार्य श्री जी का कहना है राग की नींव के ऊपर किसी भवन का निर्माण फिर भी संभव है। क्या बोल रहा हूं? राग की नींव के ऊपर किसी भवन का निर्माण फिर भी संभव है, लेकिन विदेशी भाषा के ऊपर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव। विदेशी भाषा के ऊपर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव है। इसलिए मैं तो माध्यम हम अपना रखेंगे, तुरंत समझेगा। इस प्रकार से मातृभाषा में हम जो बात समझा सकते हैं और अपने आप में समझ सकते हैं, वो कभी भी विदेशी भाषा में नहीं समझ सकते हैं। इस विदेशी भाषा के चक्कर में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आजादी के इन 75 वर्षों के बाद कहना पड़ रहा है कि आजादी के इन 75 वर्षों में हमने साक्षरता में तो 100% स्थान प्राप्त कर लिया, 100% साक्षर हो गए, लेकिन हम नागरिक एक भी नहीं बना पाए। बोलो न्यायाधीश महोदय, हाँ, नागरिक नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हम अधिक, एक और हाइकू दे रहा हूं, इनको लिखवा लो आप अपने विद्यालयों में। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। क्या बोला? हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार।
आज पढ़ा लिखा तो खूब है, लेकिन समझदार कुछ भी नहीं है कि पिताजी से कैसे बर्ताव करना चाहिए और मां के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कारहीन शिक्षा हो गई। जब संस्कार ही नहीं रहेंगे तो कहां से हम माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे शिक्षक हो और चाहे विद्यार्थी शिष्य, दोनों को ही इन बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। तभी हम भारत का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। भारतीय विकास चाहते हो तो भारतीय शिक्षा को भी समझना अनिवार्य होगा। चाणक्य ने जो शिक्षा नीति दी, क्या वो खराब थी? बोलो। उन चाणक्य के शिक्षा नीति के सूत्र तो पढ़ो आप, आपके अंदर में हिल जाओगे। उसने कहा कि लड़का और लड़की एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये को एड हमारी भारतीय संस्कृति नहीं रही है। यदि को एजुकेशन भारतीय संस्कृति होती तो जिन तीर्थंकर के समोसरण में जहां कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्या वहां देव और देवी एक साथ नहीं बैठ सकते थे? क्या वहां स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं बैठ सकते थे? क्या वहां आर्यिका और मुनि एक साथ नहीं बैठ सकते थे? बोलो। समोसरण की 12 सभाएं होती है, लेकिन वहां पर भी ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम नहीं है। इसको आत्मसात करना होगा। मैंने कह दिया था कि ये चीजें थोड़ी सी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आज के युग में हमारे यहां पर देखिए आप, आचार्य श्री जी ने 5 प्रतिभा स्थली, पहले 1 प्रतिभा स्थली बनी थी, आज 5 प्रतिभा स्थलों में 4,500-5 हजार बच्चियां पढ़ रही है। ओनली बच्चियां, प्रवेश ही नहीं है। कोई भी पुरुष का प्रवेश वहां पर निषेध है। कोई पढ़ा नहीं सकता। कर्मचारी भी वही रहेंगे, भोजनशाला में भी भेजेंगे। पुरुष का कोई काम नहीं वहां पर। स्त्री में क्या, नारी शक्ति में बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। आदिनाथ भगवान ने जब शिक्षा देने की बात आई तो अपने बेटों को नहीं दी। 99 बेटे थे और 2 बेटियां, लेकिन दोनों बेटियों को शिक्षा दी। उन्होंने अंक लिपि और शब्द लिपि दोनों को, दोनों ब्राह्मी और सुंदरी। आप देखिए, तो ये परंपरा वहां से चल के आ रही है। अभी भी मुझे यहाँ पर शिक्षिकाएं ज्यादा नजर आ रही है। मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि ये उभय कुल वर्धिनी है। डेयरी पर रखे हुए दीपक की तरह है, जो इस कुल को भी प्रकाशित करेगी और उस कुल को भी प्रकाशित करेगी। इसलिए कहा उभय कुल वर्धिनी। हाँ, जैसे डेयरी पे रखा हुआ दीपक है। बस ये नदी का दोनों तट हैं, उनके तटों में यदि प्रवाहित होती रहेगी तो एक दिन हमारे भारत को महासागर जैसा रूप दे देगी। और तटों का उल्लंघन हो गया, सुन रही हो नहीं सुन रही हो? तटों का उल्लंघन हो गया तो बाढ़ का रूप ले लेगी और विभीषिका बन जाएगी। इसलिए दोनों तटों के बीच में अपने आप को प्रवाहित करते चले जाएं। 4 बात आपके सामने रखूंगा कि शिक्षा और चिकित्सा, लेकिन आज शिक्षा की बात है, शिक्षक दिवस की बात है, तो अर्थकारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सेवा होनी चाहिए। शिक्षा सेवा होनी चाहिए। शिक्षा अर्थ का माध्यम नहीं है, अर्थ कमाने का माध्यम नहीं है। इसलिए उसको हमें समझना है। दूसरा, विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं, हमारी मातृभाषा में। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल हिंदी भाषा में हो, जहां की जो मातृभाषा हो। कर्नाटक जाएं तो कन्नड़ है, और इधर कलकत्ता जाएं तो बंगाली है, मराठा में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं तो मराठी है, और राजस्थान में जाएं तो राजस्थानी है। आप मध्य प्रदेश में हैं, भारत के सेंटर में हैं, तो यहाँ की हिंदी भाषा या जो बुंदेलखंडी या जो अन्य और मातृभाषाएं, उनमें अध्ययन होगा तो भारत को और उन्नति और प्रगति और विकास इसका तीव्र गति से हो सकता है। फिर उसके बाद में है कि माता पिता का जो है एक रोल होता है। माता पिता का मोह वो कम होना चाहिए। आज जो है शिक्षक दिवस है,
लेकिन शिक्षक कर कुछ नहीं सकते हैं। भारत का कानून भी ऐसा हो चुका है, पहले तो छड़ी उठा के, और जब तक दो चार पिटती नहीं थी तब तक वो भी, और माँ साहब से ऐसे डरते थे कि बिल्कुल एक अनुशासन रहता था। लेकिन आज ये सब कुछ अभिभावक अभिभावुक हो गए। ये भी एक हाइकू आचार्य श्री जी के हैं, ये सारे हाइकू, इसकी पुस्तक मिल सकती है, आप चाहो तो ले लेना। अभिभावक भावुक ना बने, अभिभावक भावुक ना बने, भाषा भारती बोले, भाषा भारती बोले। अभी बहन सरस्वती वंदना कर रही थी कि ज्ञान ही, जब तक हम भाषा भारती का मतलब यहां पर है मां सरस्वती ने जो हमें भाषा दी है उसी को बोलो ना। इंग्लिश में और हिंदी में जो कितना अंतर है। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर ए अनार का है और अंतिम जय ज्ञानी का। ए अनार से जय ज्ञानी पहुंचा देती है, वो है भारतीय भाषा, मातृभाषा। और अब अंग्रेजी में आ जाओ। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा, जो दोनों एक अनार और सेब से शुरू हुए थे, लेकिन पहुंचा क्या दिया? जेब्रा। जेब्रा बनना है या ज्ञानी? ज्ञानी बनना है तो भाषा तो अपनी स्वयं की ही रचना होगा। अंग्रेजी सीखें, बोले। इन प्रतिभा स्थली जो मैं नाम ले रहा हूं, आपका कभी यदि चांस बने और अवसर मिले तो आप वहां जाएं और देखें। सारी बच्चियां, कोई भी बच्ची को खड़ा कर लो, चौथी क्लास की बच्ची को भी, थ्रो इंग्लिश बोलेगी और इंग्लिश में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी, हर प्रश्न का उत्तर दे देगी। इसलिए भाषा, हर भाषा सिखाएं, लेकिन माध्यम दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना क्या उचित है? बस जो लाड मेकाले चारा था वो आप कर चुके हैं। और कॉन्वेंट, अभी स्कूल स्कूल भी बोल रहे थे, बार बार स्कूल नहीं, हमारे यहां विद्यालय बोला जाता था, ठीक है ना। ये स्कूल शब्द कब से आया आप देखिए, क्योंकि ईसा का कुल वहां से क्या आ गया? बस जब से उस तरफ से ऐसे विद्यालय आए और यहां पर विद्या अध्ययन में उनका आगे बढ़ाने का हुआ तो स्कूल शब्द आ गया। लेकिन अभी यहां पर बुलाया जा रहा था सरस्वती विद्यालय, दयानंद विद्यालय, विद्या मंदिर। ये हमारी भारतीय संस्कृति, यदि आप राष्ट्रीय विकास चाहते हो तो इन शब्दों का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आप देखिए ना, जहां पर विद्या का अर्जन हो वो विद्यालय, जहां पर विद्या का अर्जन हो वो विद्यालय, जहां भोजन करें वो भोजनालय। समझिए आप, इस प्रकार से हमारी यहां हिंदी में, और इसकी वोकैबुलरी, हिंदी के शब्दों का अर्थ आप लगाएंगे तो इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अंग्रेजी के शब्दों में उतना आपको, अकेले सूर्य शब्द के 84 पर्यायवाची शब्द कोश में लिखे हुए हैं। बोलो, चंद्रमा के 56 लिखे हुए हैं, क्या इतने मिलेंगे? नहीं, बस अकेले सन बोल दिया, काम हो गया। तो उसके अलावा और दूसरा और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो इन चीजों को समझिए और भारतीय हमारी जो परंपरा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। चौथा मैं बता रहा था, भारतीय संस्कृति में या भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कौशल उन्नयन अपने यहां शामिल करें। सुन रहे हो नरेश जी? कौशल उन्नयन के कार्यक्रम जो है हमारे विद्यालयों में होना चाहिए, अर्थकारी शिक्षा नहीं, ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए। आज व्यक्ति एमकॉम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उसके सामने 5,000 या 10,000 रुपए की जो नौकरी है उसमें लाखों में आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं। बोलो, जो एमटेक है, एमकॉम है, लेकिन
और मध्य प्रदेश सरकार के भी कुछ दिन पहले ही आपके अखबार में आया था 80% इंजीनियर कोई काम के नहीं। अब बोलो, जिसने बीटेक और एमटेक किया, तो क्या ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं। यदि हम उसे कौशल उन्नयन के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ा देते, 9th क्लास 10th क्लास, उसके बाद में वह अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। हमने जो आचार्य श्री जी का एक हथकरघा, एक जो हथकरघा होता है आपने देखा होगा, एक पावर लूम होता है, इसके माध्यम से बेरोजगारी फैलती है और हैंडलूम के माध्यम से बेरोजगारी समाप्त होती है। तो हथकरघा जो 5 राज्यों में लगभग 300 सेंटर आज चल रहे हैं, जिसमें विधवा है, परित्यक्ता है, जो भी महिलाएं हैं, प्रतिदिन 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक कमा रही है प्रतिदिन। हर महीना 30,000 रुपए मिल रहा है। बोलो, ये क्या पुरुषों को अपन ये नहीं सिखा सकते? आराम से विद्यालयों में सिखा सकते हैं। और जब हमारे विद्यालय 12वीं कक्षा तक आपका विद्यालय है और या अन्य जो विद्यालय से यहाँ आए हैं, तो वो भी जब यहाँ से निकले तो वो अपने पांव पर खड़ा हो, किसी के सामने हाथ न फैलाए, अपितु जो हाथ फैला रहा है उस पर ऐसे डाल दे। इस योग्य यदि बना दें तो वह विद्यालय विद्यालय कहलाएगा, नहीं तो वह संस्कारहीन हो जाएगा। और केवल मात्र आज पढ़े लिखे हजारों नहीं लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें श्रम करना सिखा दिया जाता विद्यालयों में, तो आज वो किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाते। सरकार कहां से कोई पेड़ लगा हुआ है क्या जो तोड़ तोड़ के आपको दे देगी? बोलो, सरकार के सामने भी हम भार क्यों पड़े? हम अपने पांव पर, पहले के लोग, आप हर चीज में, इतिहास में जो धर्मपाल हुए हैं उनकी 10 पुस्तकें हैं, उन 10 पुस्तकों को पढ़िए। 18वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान और विज्ञान, अद्भुत पुस्तक है, अद्भुत पुस्तक। उस समय 500 प्रकार, सुनो बच्चों, 500 प्रकार के विमान बनाने की टेक्नोलॉजी भारत के पास थी। यहीं से गई है ये सारे के सारे जो विमान जो बन रहे हैं, लेकिन बस मोड़ लगा दिया गया, मेड इन भारत बोलो ना। हाँ, दूसरा शब्द नहीं बोलना, वो गाली शब्द है। हम तो मन अपने मुख से बोलेंगे ही नहीं। जो इंग्लिश शब्द है, आप डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है, उसका अर्थ जो आप आई पर जो बोलते हैं उसका अर्थ ही क्या है? दकियानुसी और संकीर्ण मानसिकता के लोग। क्या आप अपने आप को कहलाना पसंद करते हो क्या? मेरी मां को कोई गाली बकेगा तो क्या मैं सहन करूंगा क्या? मैं अपने मुझ से भी नहीं बोलूंगा और बोलने भी नहीं दूंगा। इसलिए आप भारत को भारत बोलो ना। भारत में सब कुछ है, सब कुछ, BHARAT। आप इसमें इंग्लिश में बोल लो, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो। लेकिन उसको, आपका नाम यदि मान लीजिए संदीप नाम है किसी बच्चे का, क्या अंग्रेजी में रोहित हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, संदीप को आप रोहित बोलेंगे तो आएगा क्या? फिर ये कैसे हो गया और कहां से हो गया और आप क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्यों स्वीकार कर रहे हो? इसको स्वीकार मत करो। यदि भारत को विश्व गुरु वापस से बनाना है, जो था, इसको पुनः अपन वहीं स्थापित करेंगे। इसलिए अपने आप को हीन मत समझो। हम किसी दूसरे के माध्यम से कोई हमको विकसित माने तब हम विकसित होंगे, ये तो और बड़ी समस्या है। ये सब चीजें आप सोचो तो हम तो दिगंबर हैं और किसी एक के से बंधे हुए नहीं। हमारे लिए तो पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम की भावना में जीने वाला हूं। मुझे किसी देश विशेष से कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन जो लॉर्ड मेकाले ने आके यहाँ किया था वो सही नहीं किया था। संसद में जो 1835 में उसने जो भाषण दिया, वो भाषण, पूरा का पूरा भाषण इस पुस्तक में पूरा छपा हुआ है। आप लोगों का जो बल्ला है, बैज है, उस बैज के पीछे एक कोड है और वो जो QR कोड है, आप उसको दबाएंगे
तो ऐसी कम से कम भी 200-300 किताबें मिलेगी आपको, जो भारत की संस्कृति को आपका याद दिलाने वाली है। हम दिगंबर मुनि महाराज होके आपको वह मार्ग बताना चाहते हैं जिस मार्ग पर चलकर आपकी आत्मा की भी उन्नति हो जाए और हमारा भारत भी सुरक्षित हो जाए। नहीं तो पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, उसको खदेड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा था। आज 500 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ चुकी है और निमंत्रण दे दे के बुला रहे हैं, और भारत का जो पैसा है, अर्थ है, वो ले लेके बाहर जा रहे हैं, और आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वदेशी बनो। अभी मैंने 15 अगस्त को उस दिन बोला था, स्वदेशी बनो, स्वसंस्कार हो, हमारा अपने संस्कार, हमारे अपने। जब जब भारत, और बता देते हैं, जब जब सूरज पश्चिम में गया है ना, तो डूबा है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाने वालों, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वालों, जब जब सूरज पश्चिम में गया है, डूबा है। हमारे यहां डूबती हुई संस्कृति को प्रणाम नहीं, या डूबते हुए सूरज को प्रणाम नहीं, उगते हुए सूरज को प्रणाम है। इसीलिए तो बोलते हैं तमसोर्मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे, और अस्तो मां, बोलो ना, सदगमे। ये प्रार्थना है, ये भारत की प्रार्थना है, ये विदेश की प्रार्थना नहीं है। वहां पर डूबते हुए सूरज को प्रणाम हो सकता है, लेकिन यहां तो उठते हुए सूरज को प्रणाम होगा। उठते हुए सूरज के माध्यम से प्रकृति में हलचल आ जाती है। एक दिन सूरज नहीं आए तो देखो क्या हालचाल हो जाए। रवि कभी रविवार नहीं मनाता, रवि कभी रविवार नहीं मनाता। अब ज्यादा समय तो नहीं, क्योंकि समय अपना जितना ही आप लोगों से लिया था उतना पूर्ण हो चुका है। आज की इस शिक्षा पद्धति में उसको भूला जा रहा है जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर है। इस शरीर का महत्व नहीं, इसके अंदर में एक तत्व है जिसे आज तक विज्ञान पकड़ नहीं पाया और पकड़ भी नहीं सकता, और उसको बोलते हैं आत्मा, उसको बोलते हैं आत्मा। और वही आत्मा हमें परमात्मा से मिला सकता है, वही आत्मा हमें परमात्मा से मिला सकता है। गाड़ी बहुत अच्छी हो, बोलो, और उसमें ड्राइवर नहीं हो तो क्या होगा? जैसे पिंजरा पड़ा रहता है, पंछी की कीमत है, पंछी उड़ गया, पिंजरे की कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार से ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा है, तब तक कीमत है, अन्यथा इसकी कोई कीमत नहीं। उठाओ ले जाओ, पत्नी भी नहीं चाहेगी कि अब वो यहां पर रहे। बोलो, प्राण प्रिया है, वो भी नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि कीमत किसकी है। लेकिन क्या आज के शिक्षा नीति में या आज की शिक्षा में इसको सिखाया जा रहा है? कहीं स्थान ही नहीं उस आत्मा का, उस आत्मा को कहीं स्थान नहीं दिया जा रहा है। यदि उसको स्थान नहीं देंगे तो फिर आप जड़ द्रव्यों में, जड़ तत्वों में या इन बाहरी तत्वों में कब तक उलझते रहेंगे। उलझ कर तो अनादिकाल बिता दिया, लेकिन कभी भी हम अपने आप का उत्थान नहीं कर पाए। इसलिए अपने आप का जो खान पान है, रहन सहन है, उन सब को सुधारते हुए हम अपनी जो शिक्षा नीति है उसको भी सुधारें। एक अंतिम हाइकू और देता हूं कि खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है। आज संयम धर्म का दिन है और संयम के ऊपर यह हाइकू है आचार्य श्री जी का, आप लोग भी सुनो। खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है, शिक्षा साड़ी है। जिस प्रकार से किसी स्त्री की मर्यादा साड़ी में है, उसी प्रकार से भारत की जो है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी के माध्यम से ही वो उत्पादन है। उत्पादन नहीं होगा तो इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। ना आपको कपड़ा मिलेगा, ना आपको रोटी मिलेगी, और ना आपको मकान मिलेगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति करने वाली कौन? खेती। और उसी को डुबाया जा रहा है, उसी को ही। अभी कल मैंने कहा था इन लोगों से कि कृषि जो पशुपालन मंत्री जी आए थे कि हम मुर्गी
पोल्ट्री फार्म को कृषि की उपमा दे रहे हैं, फिश फार्मिंग ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए सब्सिडी मिल रही है। क्या ये भारत की संस्कृति है क्या? ये कौन सी शिक्षा आ चुकी है? नरेश जी, आप नरेश हैं, हाँ, इस पर आपको आगे आना होगा और बिल्कुल सबको तैयार करके, और इसमें आमूल चूल परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन अकेले कुछ नहीं होगा। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से आप देखिए, पहले ये शराब आदि से, शराब से भारत अमीर बनना चाहता है। क्या कभी कोई देश शराब के बिक्री से अमीर हुआ? नहीं हुआ। इस प्रकार से आज शिक्षक दिवस के दिन मैं यही चाहूंगा कि हमें उन सूत्रों को अपनाना है जिन सूत्रों के माध्यम से भारत वास्तव में राष्ट्रीय जो विकास होना है या भारत का जो विकास होना है वो एक बहुत तेजी से हो और आगे तक हो जाए। और वो ज्यादा कुछ नहीं अपन को करना, बस केवल मात्र हमें दूसरे की ओर नहीं देखना, अपनी ओर देखना है। अपनी ओर देखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आप इन चीज़ों को, जो मैंने ये QR कोड का जो बताया, मुझे बताया इन लोगों ने, उसके माध्यम से आप इसको पढ़ें और पढ़कर उन सूत्रों को आत्मसात करें तो महात्मा गांधी है। एक और बात बता दें कि ये जो अंक तालिका होती है ना, आपकी नंबर है ना, तो डिग्री, इन डिग्री और अंक तालिका का कोई महत्व नहीं जब तक अनुभव नहीं हो। आप देख लीजिए, आप चाहे मुकेश अंबानी या जो एम्पायर जो इसका रिलायंस ग्रुप का है उसको, और अपने बिरला ग्रुप के, ये सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सुन रहे हो? हाँ, 4th क्लास, 9th क्लास या 8वीं क्लास, इस प्रकार से ये पास थे, लेकिन अनुभव के क्षेत्र में ऐसे उतरे कि आज अच्छे अच्छे जो है पढ़े लिखे आगे पीछे घूम रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि आप केवल मात्र किसी बच्चे का मूल्यांकन मात्र उसके 10 दिन के एग्जाम के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसको बहुत तेज फीवर आ गया, बुखार हो गया, घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसके माध्यम से उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया, तो ये डिग्री है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अमेरिका ने इसकी घोषणा की कि डिग्री और अंक तालिका के माध्यम से हम किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी आज का यह शिक्षक दिवस मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। और मैं तो यहाँ बैठे हुए सभी शिक्षकों से यह कहना चाहता हूँ कि जिन सूत्रों को मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है उनको बार बार आप याद करके और आगे तक उनको पहुँचाएं, तो हम जो चाहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। बस विश्वास की जरूरत है, विश्वास करेंगे तो वह सब कुछ असंभव भी संभव हो जाएगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।